Let's talk about VBT, valence bond theory, coordination number 5, right? देखिए coordination number जब 5 होता है, then the geometry that we decide is trigonal bipyramidal geometry, TBP, which is known as trigonal bipyramidal geometry. अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था तब आपकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? टेट्राहेड्रल. एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 के आसपास होता है, 109.8. दिस इज अ स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल. अब एक बात बताते हैं, हमारे पास एक थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. वो बस मुझे ये नहीं बताती कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बस मुझे इतना बताती है कि आप जो भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे या ज्योमेट्री बनाएंगे वो इस तरीके से बनेगा कि मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन क्या हो? सबसे कम. मॉलिक्यूल में रिपल्शन किस किस तरीके से हो सकती है? अगर हम रिपल्शंस की बात करें तो हमारे पास लोन पेयर रिपल्शन हो सकती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो सकती है, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो सकती है. ठीक, जिसमें से सबसे ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम तरीके की रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर. पर इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन को होने दिया जाएगा. है वो रिपल्शन ही, वी विल हैव टू मिनिमाइज इट एज पॉसिबल एज इट इज. हाँ, लोन पेयर को तो बिल्कुल होने नहीं देना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी नहीं होने देना. इसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड पेयर को होने देंगे, कम है तो होने देंगे, नहीं, होने इसको भी नहीं देना, बट फिर भी प्रेफरेंस इसको मिलेगा. ठीक है, इसी वजह से मैं मॉलिक्यूल्स की कोई ना कोई ज्योमेट्री बनाती हूँ जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है इस तरीके से एंगल पे लगाया जाता है कि आगे उनके बीच के रिपल्शन कम हो जाए. ऐसा देखा जाता है जब एंगल 90 के आसपास जाएगा या 90 से छोटा होगा उस टाइम पे हमारा जो रिपल्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो दैट मीन्स चाहे कोई भी रिपल्शन क्यों ना हो, उस रिपल्शन को अवॉइड करने का सिंपल तरीका है, जो एंगल आप रखे, दो लोन पेयर है तो उनके बीच का एंगल, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर उनके बीच का एंगल, अगर बॉन्ड है तो उनके बीच का एंगल, जो भी आप एंगल डिसाइड करें वो एंगल आप 90 से बड़ा रखें. राइट. तो जब आप टेट्राहेड्रल में एक सेंट्रल एटम के आसपास 4 ग्रुप लगाते हैं तो बॉन्ड एंगल 109 होता है. मेरे को आप कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बनाना है तो मुझे 5 बॉन्ड लगाने होंगे सेंट्रल एटम के पास. तो अगर मैं 5 बॉन्ड इसी तरीके से कहीं अरेंज करूंगी तो हर बॉन्ड के बीच का एंगल 90 के आसपास पहुंच ही जाएगा, और मुझे वही चीज तो अवॉइड करनी है. ठीक, अब मैं कंप्लीटली तो अवॉइड नहीं कर सकती. लेट्स से कि मैं कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना रही हूं जिसमें 5 बॉन्ड ऐसे कहीं लगा रही हूं, तो आप देखेंगे इस तरीके का कोई अगर एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं उसमें मैक्सिमम एंगल 90 या 90 से कम के रहेंगे. ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि इस तरीके की फिर ज्योमेट्री को हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें फिर हमारी रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी. तो मैं रिपल्शन इस तरीके से रखूंगी कि मेरे एंगल पूरे 90 तो अवॉइड नहीं हो सकते, बट कुछ 90 पे अवॉइड हो जाए. तो मैं 3 ग्रुप्स को इस तरीके से लिखूंगी जो 120 डिग्री के एंगल पर होंगे. 120, ये भी 120 और ये भी 120. तो 3 तो इसी तरीके से अरेंज करेंगे, तो कम से कम ये तो है कि इन 3 के बीच में एंगल जो है वो 90 ज्यादा है. फिर जो और 2 अरेंज करने हैं वो ऊपर और नीचे बिलो द प्लेन अरेंज कर दिया जाए. इसी को बोला जाता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री. ठीक है ना. इसमें ये चीज है कि जो ऊपर वाला प्लेन है, हाँ, वो ही 90 में होगा तीनों के साथ, जो नीचे वाला है वो भी 90 में होगा तीनों के साथ, अग्रीड. बट एटलीस्ट ये तीनों तो आपस में 120 पर होंगे, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से करती तो सारे एक दूसरे के साथ 90 में हो जाते हैं ना, तो वो बड़ा एक बेकार सा स्ट्रक्चर एक तरीके से कह सकते हैं. तो वेस्पर थ्योरी जो है वो मुझे ये बताती है कि मॉलिक्यूल को अरेंज कैसे करना है, उसका ज्योमेट्री कैसे रखना है, उसका शेप कैसे रखना है, सारी चीजें. जस्ट एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, वेस्पर के हिसाब से जब भी कोई चीज बताए, दैट यू हैव टू डिसाइड in a way the structure has to be such that the molecule should have minimum repulsions. Am I clear till now? तो अगर आप coordination number 5 करेंगे then the geometry has to be trigonal bipyramidal which looks like this, where I will have 3 bonds in the plane and the bonds which are in the plane are known as equatorial bonds, and the bonds which are above or below the plane are known as
axial bonds. So in trigonal bipyramidal geometry, I have two types of bonds: equatorial bonds, which are 3 present in one plane; axial bonds, which are 2 present perpendicular to the plane. Axial bonds are at 90 degree to the equatorial bonds, but equatorial bonds are at 120 degree to another equatorial bond. ये बात क्लियर है? एनी डाउट? नहीं. एंड द टू एक्सियल आर एट 180 डिग्री. आप इसे कैसे फॉरगेट कर सकते हैं? तो 3 120 के एंगल भी मिल रहे हैं और एक 180 का एंगल भी मिल रहा है. तो अगर आपको ज़्यादा 90 से ज़्यादा एंगल मिल रहा है तो हमेशा एक डिजायरेबल स्ट्रक्चर है. बात समझे? तो इसलिए हम ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो प्रेफर करते हैं. तो अभी आप बस इतना लिख लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, और आपको स्ट्रक्चर क्या में इस तरीके से बनाना चाहिए स्ट्रक्चर कि आप रिपल्शंस को क्या कर सके, मिनिमाइज. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यही स्ट्रक्चर क्यों होता है और कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और कितने डी इन्वॉल्व कर सकती हूँ और बाकी क्यों नहीं कर सकती. डिटेल स्टडी इज रिक्वायर्ड. अब आते हैं डिटेल स्टडी पे ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री के. चलिए एक बार सारी चीजें रिकॉल कर लो. कोऑर्डिनेशन नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन इज SP, ज्योमेट्री इज लीनियर. यही होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन इज SP2, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर. कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ज्योमेट्री इज SP3, इट इज टेट्राहेड्रल. ठीक. कोऑर्डिनेशन नंबर 5, देखिए अभी तक सिर्फ ज्योमेट्री ही लिख रही हूं मैं यहाँ पे, SP3D. ठीक, क्योंकि 3 P तो इन्वॉल्व हो गए ना, फिर अब नेक्स्ट क्या होगा, D इन्वॉल्व होगा. SP3D और ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल बायपिरामिडल एज आई हैव मेंशन्ड. राइट. ट्राइगोनल बायपिरामिडल में हमने क्या बोला, हमारे पास 3 बॉन्ड्स इन प्लेन होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड्स, टोरियल बॉन्ड्स, और 2 बॉन्ड अबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स. एक्सियल बॉन्ड्स. नाउ माय क्वेश्चन इज कि SP3D हाइब्रिडाइजेशन होती है ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री में, जिसमें ये बात तो क्लियर है कि एक S होता है, एक p ऑर्बिटल px होगा, एक p ऑर्बिटल py होगा और एक p ऑर्बिटल pz होगा. अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि d ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होगा. तो कौन मुझे बता सकता है कि कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? Why dz²? Why not some other d ऑर्बिटल? कितने d ऑर्बिटल होते हैं मेरे पास? 5. dxy, yz, zx, dx² - y² and dz². Why only dz²? Why not dx² - y²? उससे क्या हो जाएगा कि मैं dx² - y² इन्वॉल्व कर दूंगी तो इसी प्लेन में इक्वेटोरियल बॉन्ड के प्लेन में होता है. तो फिर क्या हो जाएगा, उससे नहीं कर सकते आप ऐसा. देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ जो आप d लेंगे वो dz² लेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई और d नहीं ले सकती, मैं कोई और d ले सकती हूँ, लेकिन इन दैट केस माय ज्योमेट्री विल चेंज. ज्योमेट्री अगर आपको ट्रायंगुलर बायपिरामिडल रखनी है तो d को dz² ही लेना पड़ेगा. आप ये इस तरीके से समझ लीजिए कि आप जो ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं जिससे आप कह रहे हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये किसी एक प्लेन में है, लेट्स से xy प्लेन में है या ना. तो जो xy प्लेन में बॉन्ड्स हैं वो xy ऑर्बिटल की वजह से तो बनेंगे, ऐसे ऑर्बिटल जो x और y एक्सिस में रह रहे हैं. तो x और y एक्सिस में कौन से रह रहे हैं, ये x एक्सिस में रह रहा है, ये y एक्सिस में रह रहा है, और s तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, हर एक्सिस में होता है, मतलब xy में भी होगा. तो ये जो 3 बॉन्ड्स मिले हैं बेटा, ये 3 बॉन्ड्स मिलकर बने हैं एक s ऑर्बिटल से, एक px ऑर्बिटल से और एक py ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से. तो टेक्निकली जब एक s, एक px और एक py हाइब्रिडाइज करेंगे तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे. वो तीनों नए हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को xy एक्सिस में ही अरेंज करेंगे, जैसे ये नहीं हो गया प्लेनर वाला है ना, तो xy एक्सिस में जो है अरेंज करेंगे. तो xy प्लेन में इन्होंने अरेंज कर लिया, तो ये प्लेनर बन गया सिस्टम 3 बॉन्ड्स का. बाकी बचे 2 ऑर्बिटल और pz और dz². जब ये हाइब्रिडाइज करेंगे तो दोनों बॉन्ड्स जो 2 बनेंगे वो दोनों z एक्सिस के अलॉन्ग बनेंगे, एंड z एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू x एंड y. तो ये 2 बॉन्ड्स बन गए मेरे. तो एक्सियल बॉन्ड्स जो बने हैं वो pz और dz² के हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं. इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो बने हैं वो px, py और s ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से बने. नाउ इन केस
मैं हाइब्रिडाइज कराऊं एक s ऑर्बिटल को, एक px ऑर्बिटल को, एक py ऑर्बिटल को, और साथ में हाइब्रिडाइज कराऊं dx² माइनस y² को और pz को। मतलब मैं जो d ऑर्बिटल ले रही हूं वो dz² की बजाय dx² माइनस y² लूं। इन दैट केस ये xy प्लेन में होगा क्योंकि ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, ये भी x एक्सिस और y एक्सिस पे। मतलब ये चारों बॉन्ड, अगर ये चारों ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज करेंगे, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, वो चारों नए हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में रहेंगे? xy प्लेन में। मतलब वो 4 बॉन्ड्स मिलेंगे तुझे xy प्लेन में, और 5वां बॉन्ड तुझे कहाँ मिलेगा? z एक्सिस पे, मतलब यहाँ। इस तरीके की जो ज्योमेट्री बनती है उसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोला जाता है? स्क्वायर पिरामिडल। और जनरली इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इस तरीके की ज्योमेट्री मुझे देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऊपर वाला भी चारों से 90। इसमें बस एक ही एंगल है जो ऑपोजिट के बीच में 180। तो 2 एंगल 180 के, बाकी सारे एंगल कितने हैं? 90। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। हाँ, पर ये नहीं कि ये बनता ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में ऐसा ज्योमेट्री देखने को मिलता है, लेकिन बहुत रेयर। जनरली सारी के सारी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ही होती है मॉलिक्यूल्स की। क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्शन सबसे कम रहेगा, क्योंकि 3 एंगल तो आपको 120 पे मिले, एक आपको 180 का भी मिला और बाकी 90 मिले। इसमें सारे 90 हो जाएंगे, सिर्फ 2 180 रहेंगे, है ना। तो इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो बिना सोचे समझे अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाएगी और आप ज्योमेट्री उसे ट्राइगोनल बायपिरामिडल ही मानेंगे, और बाय डिफॉल्ट आप डी ऑर्बिटल कौन सा लेंगे? जो हाइब्रिडाइज कर रहा होगा dz²। ये बात क्लियर है? बात समझे? नाउ इसमें एक रूल अप्लाई होता है, वो है मेरा बेंस रूल। क्या अप्लाई होता है? बेंस रूल। बेंस रूल मुझे ये कहता है कि लोन पेयर ट्राइज टू ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल वेयर देयर इज more s character while electronegative element occupies that orbital where there is more p और d कैरेक्टर, p और d कैरेक्टर। तो ध्यान से सुनेंगे इसे। पहली बात आप मुझे बताइए कि बेंस रूल इसी ज्योमेट्री में क्यों लगेगा? अभी तक आपने जो ज्योमेट्री पढ़ी उसमें तो कोई बेंस रूल की बात ही नहीं करी थी, क्योंकि उसमें अभी तक मैंने डी ऑर्बिटल कभी हाइब्रिडाइज ही नहीं कराया था। मेरा ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज हो रहा था या तो वो एस था या तो वो पी था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सारे बॉन्ड्स मुझे मिल रहे थे, चाहे लीनियर है, चाहे प्लेनर है, चाहे टेट्राहेड्रल, एक ही प्रकार के थे ना। सब में %s और %p सब में बराबर था। ये समझ, ऐसा तो नहीं कि एक बॉन्ड s ज्यादा रख रहा है, एक बॉन्ड p ज्यादा रख रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं था। सारे बॉन्ड एक जैसे थे सब में। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब आप करा रहे हो तो सारे बॉन्ड्स में %s जो था वो 25 था, %p 75 था, सब में ऐसा ही था। लेकिन जब आप यहाँ जाओगे तो आपको 2 तरीके के बॉन्ड दिखेंगे, 2 टाइप्स के बॉन्ड दिखेंगे। एक बॉन्ड जो प्लेन पर है और एक बॉन्ड जो परपेंडिकुलर है। जो बॉन्ड प्लेन पर है उसमें d कैरेक्टर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्लेन पर है वो s और p को लेकर बना है, और जो बॉन्ड परपेंडिकुलर है उसमें s कैरेक्टर नहीं होगा, वो सिर्फ p और d रखेगा। समझे बात को? तो जो ये वाला बॉन्ड है उसमें %s और %p 50-50 हो गया। जो ये है इसमें आप इस तरीके से देख रहे हैं तो %s जो है वो 33 हो गया, %p जो हो गया वो 67 हो गया। इस तरीके से हमारे पास चीजें जो है एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे हर बॉन्ड में %s, %p और %d सेम नहीं है, तो 2 तरीके के बॉन्ड्स हैं, ठीक। और जबकि अभी तक सारे बॉन्ड्स एक ही तरीके के थे, तो इसलिए यहाँ पे बेंस रूल जो है वो यूज हुआ है। और बेंस रूल ये कहेगा कि मेरे को अगर लोन पेयर को रखना है तो मैं लोन पेयर हमेशा वहां रखूंगी जहां s कैरेक्टर सबसे ज्यादा मिल रहा है। मतलब बिना सोचे समझे ये सोच लो कि लोन पेयर को एक्सियल पे कभी नहीं रखना, बिकॉज एक्सियल पे s कैरेक्टर 0% है। देयर इज नो s कैरेक्टर ऑन एक्सियल बॉन्ड। बट अगर बात करी जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों जगह आ सकता है।
क्योंकि यहाँ पे भी P कैरेक्टर है और यहाँ पे P प्लस D है, बट मोस्ट प्रेफरेबली वो एक्सियल पे आना चाहेगा क्योंकि वहाँ P भी है और वहाँ D भी है, ठीक। और लोन पेयर कहाँ आना चाहेगा? सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल पे। लोन पेयर को एक्सियल पे रखने का मतलब ही नहीं है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों पे रख सकते हैं, पर प्रेफरेबली उसे एक्सियल पे रखेंगे। मेरी बात समझ आई? दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है कि लोन पेयर को एक्सियल पे रख ही नहीं सकते और इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों पे रख सकते हैं, बट प्रेफरेबली एक्सियल पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव को एस से मतलब नहीं है, उसको पी और डी से मतलब है, मोर पी एंड डी होना चाहिए। तो पी एंड डी यहाँ पर भी है, एक्सियल पे भी, इक्वेटोरियल पे भी, तो उसको ऐसा नहीं है कि यहाँ आने में कोई तकलीफ होगी, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वो प्रेफर करेगा मैं यहाँ रहूँ क्योंकि पी भी है और डी भी है। यहाँ ज़्यादा प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ एस है और उसको एस की ज़रूरत नहीं है और डी है नहीं उसके पास, सिर्फ पी के भरोसे रहेगा यहाँ। तो अगर कोई ऑप्शन नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लेस करने के लिए, लेट्स से 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो 3 तो एक्सियल नहीं है ना तेरे पास, एक्सियल तो 2 ही है ना, तो तीसरा एक्सियल इक्वेटोरियल पे आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर तेरे पास लोन पेयर 3 से ज़्यादा आ गए तो वो मॉलिक्यूल ही तेरा नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ही तेरे पास 3 है। चौथा लोन पेयर तेरे को एक्सियल पे रखना पड़ेगा और लोन पेयर एक्सियल पे किसी हालत में नहीं आता। डिड यू गेट माई पॉइंट और वांट मी टू रिपीट अगेन? Am I clear? This is what is my Benz rule. बात समझ आई? तो इसको लिख लीजिए अभी थोड़ा सा, इसके एग्जाम्पल्स और आगे हम लोग जो है देखते हैं। Let's say my molecule is PCl5. PCl5 का सबसे पहले बेटा CN निकाल लेते हैं। CN क्या होता है? हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A, यही होता है। अगर इसका CN निकालेंगे तो आप नोटिस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 5 हो गए, मोनोवेलेंट 5 हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है नहीं, तो CN क्या आ गया? 5। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3d। ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? ट्राइगनल बाय पिरामिडल। क्योंकि अभी कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी क्या होना चाहिए? ट्राइगनल बाय पिरामिडल, ठीक। तो PCl5 बेटा हमारा कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज PCl5। समझ है बात को? कोई डाउट नहीं? सिमिलर लाइंस पे अगर मैं आपको बोलूं PF5 बताइए, तो बोलेंगे इसमें क्या मैडम, ये तो वही चीज हो गई है ना। PF5 को भी अगर हम देखेंगे तो इसका CN5 ही आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही होगा, इसका ज्योमेट्री और इसका भी शेप जो है आपस में बराबर रहेगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है, वो है ट्राइगनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, और वो भी ऐसे ही बनेगा जैसे ही बन रहा था। हाँ है ना। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है बेटा कि यहां पर अगर मैं इक्वेटोरियल लेंथ L1 बोल रही हूं, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ L2 बोल रही हूं, तो मैं नोटिस करती हूँ L2 बड़ा रहता है L1 से, मतलब एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन PCl5। एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक। जबकि PF5 में यही सेम चीज ली गई, L1 इज द एक्सियल बॉन्ड लेंथ, लेट्स से L2 इज द, अब इसको L2 इससे कर देते हैं कि ये L1 है और ये L2 है, एंड आई विल नोटिस L1 इज इक्वल टू L2, मतलब एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। देन जब ज्योमेट्री सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक Cl की जगह एक Fe तो लगाया, तो इतना चेंज आ गया कि यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ और एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या रहती है? सेम रहती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर ना ज्योमेट्री से आएगा, ना हाइब्रिडाइजेशन से आएगा, ना ही CN से आएगा, ना ही किसी और से आएगा, क्योंकि ये तो सब सेम है। फर्क क्या है इन दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एटम। Here it's chlorine, here it's fluorine. Fluorine has small size, chlorine has a larger size. और maybe electronegativity, fluorine is most electronegative, chlorine is less electronegative. तो जो भी आंसर आएगा वो Cl के F से बदलने की वजह से जो है हम फॉर्मुलेट करेंगे आंसर को। तो क्या हो सकता है? देखिए PCl5 में अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरस और क्लोरीन का जो ये बॉन्ड है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे शेयर्ड पेयर वो एग्जैक्टली फॉस्फोरस और Cl के बीच में होंगे, ऑलमोस्ट मान लें। यहां पर भी यही होने वाला है, एक्सियल बॉन्ड्स के भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एग्जैक्टली फॉस्फोरस और Cl के
बीच में होंगे क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। और ये जो एक्सियल बॉन्ड है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है इसके बीच का एंगल कितना है 90, और हमने ये डिस्कस करा है कि 90 पे रिपल्शन होती है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल। तो मानो कि यहाँ 3 इक्वेटोरियल है और ये वाला एक्सियल है, तो इस एक्सियल के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट है, जहां मेरा थंब लोकेटेड है, इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ प्रेजेंट है उसको रिपेल कर रहा होगा। अब या तो इसके पास एक ऑप्शन है कि ये अपना एंगल इससे 90 से बढ़ा ले, वो तरीका है पीछे हो जाए, लेकिन जब पीछे होगा तो इस वाले इक्वेटोरियल से एंगल 90 से कम हो जाएगा ना, तो ये कभी भी आगे पीछे तो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर इस इक्वेटोरियल से एंगल 90 से बढ़ाएगा तो इस वाले इक्वेटोरियल से एंगल 90 से कम हो जाएगा। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है ना, मेक दिस बॉन्ड लेंथ लॉन्गर so that these electrons which are repelling these electron will get a measure considerable distance so as to minimize the repulsion। अभी ये रिपल्शन है, तो जब मैं इसको ऊंचा कर दूंगी तो ये शेयर्ड पेयर ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा रिपल्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। तो इस वजह से PCl5 में एक्सियल बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होती है इक्वेटोरियल से। तो अब हम बोलते हैं कि मैडम PF5 में क्यों नहीं होता। PF5 में क्योंकि बेटा फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है, फ्लोरीन, तो दे आर ऑलरेडी एट अ वेरी हाई डिस्टेंस, उसको और टॉल करने की जरूरत नहीं है। समझा बात को। तो PCl5 में एक्सियल बॉन्ड लेंथ लंबा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से, जस्ट टू मिनिमाइज द बॉन्ड पेयर रिपल्शन बिटवीन द एक्सियल बॉन्ड्स एंड द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5। Am I clear till now? और ये इसी का ही कॉन्सिक्वेंस है कि PCl5 जो है वो तुरंत हीट करने पे डिकम्पोज होके PCl3 प्लस Cl2 दे देता है। ये 2 Cl जो होते हैं ये एक्सियल Cl होते हैं। जो PCl5 में एक्सियल बॉन्ड्स पे Cl लगे हुए थे वही Cl-Cl2 गैस बन के निकलते हैं, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स पे जो लगे हुए हैं उनका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, मतलब उनको तोड़ना आसान है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं PCl5 ज्यादा स्टेबल है या PCl3, तो आपका आंसर क्या होगा, PCl3 is more stable compared to PCl5. The only reason is PCl5 the axial bond lengths are longer than equatorial bond lengths, so therefore PCl5 easily get decomposed to PCl3. तो एक नोट कर लेंगे यहाँ पे, PCl3 is more stable compared to PCl5 compared to PCl5, but that does not means कि PCl5 बनेगा नहीं। ऑफकोर्स बनेगा, कोई ऐसे दोहराए नहीं है, बनेगा, पर इस तरीके से कि एक्सियल बॉन्ड्स उसके लंबे रहेंगे कंपेयर टू इक्वेटोरियल। बात समझ आई, कोई डाउट प्लीज नोट। अब आपने ये देख लिया कि बेटा PF5 बनता है, PCl5 भी बनता है, लेकिन PCl5 में एक्सियल लॉन्ग बॉन्ड्स बड़े होते हैं इक्वेटोरियल से, और PCl5 टूट कर PCl3 और Cl2 देखता है। इसी चीज पे एक और चीज बेस्ड है कि PCl5 इन सॉलिड स्टेट exist as PCl4 plus and PCl6 minus। मतलब सॉलिड स्टेट में बेसिकली क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे PCl5 के वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। तो ये मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए PCl5 के जो आपस में बहुत क्लोज है, और एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो बड़ा रहता है इक्वेटोरियल से, तो एक्सियल Cl जो है वो टूटेगा और इधर इस मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 में जो है जुड़ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल टर्न हो जाएगा PCl4 प्लस पे, और ये मॉलिक्यूल टर्न हो जाएगा PCl6 माइनस में। PCl4 प्लस अगर आप देखोगे तो वो टेट्राहेड्रल होगा, क्यों, क्योंकि वो 5 प्लस 4 9 माइनस 1, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। और यहाँ चेक करोगे तो 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12, 12/2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है इसका। ठीक है, तो PCl5 जो होता है इन सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, and the ionic form is such that its cationic form is tetrahedral in nature, while the anionic form is having the octahedral geometry. And why it exists like this? Just because the Cl negative which is present at the axial position is easily broken. तो Cl जो होता है एक्सियल पे आराम से टूट के दूसरा मॉलिक्यूल उसे गेन कर लेता है, तो वो PCl6 माइनस और PCl4 प्लस जो है बन जाता है। और ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड स्टेट में ही ये पॉसिबल है ना, 2 मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास रहेंगे एक दूसरे के। इस गैस स्टेट में PCl5 तो इधर 2 मॉलिक्यूल PCl5 के इधर घूमते ही रहेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल के चांसेस कि वो क्लोज आए और इस तरीके से
एक ट्रांजिशन करे वो एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसलिए सिर्फ सॉलिड स्टेट में होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि PF5 बनता है एग्जिस्ट, PCl5 exist but PH5 does not exist. Why? PH5 तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल देखा नहीं तुमने, जबकि PF3 बनता है, PCl3 भी बनता है और PH3 भी बनता है, ये तीनों बनते हैं, बट ये नहीं बनता, PH5 नहीं बनता। मतलब ऐसा नहीं कि फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, कर रहा है ना, PH3 बना तो रहा है, फॉस्फीन तो बना रहा है, लेकिन PH5 नहीं बना रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, जरा थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। जब भी आप किसी भी एलिमेंट का CN देखेंगे और वो हायर CN है, that obviously mean the oxidation state is highest. Now अगर आप PCl5 बना रहे हैं या PF5 बना रहे हैं, इन पूरे केसेस में फॉस्फोरस पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है? +5। PF3 या PCl3 बना रहे हैं तो फॉस्फोरस पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है? +3, है ना। फॉस्फोरस है नाइट्रोजन फैमिली का, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है NH2NP3। तो अगर फॉस्फोरस +3 में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब NH2O सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जब फॉस्फोरस +5 में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके NH0 और NP0 बनाना पड़ रहा है। समझे बात को? ऐसा क्यों? ये चीज है ना बेसिकली, देखा जाए तो हमेशा याद रखिए किसी भी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रेजेंस में ही एग्जिस्ट कर सकता है। रिपीटिंग अगेन, किसी भी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रेजेंस में ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है फॉस्फोरस का, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की प्रेजेंस में एग्जिस्ट करे या ना करे कोई जरूरत नहीं है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। This state is higher oxidation state. Now this has to exist only in presence of higher electronegative element like phosphorus chlorine. Why? Because जो वो halogens होते हैं, they are very strong oxidizing agents. Halogens are very strong oxidizing agents, जिसमें से सबसे ज्यादा strong oxidizing agent होता है फ्लोरीन, then क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine. तो फ्लोरीन being highest oxidizing agent can oxidize any element to its highest oxidation state. तो किसी भी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट कर सकता है। क्लोरीन भी ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो किसी भी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकता है। समझे बात को? लेकिन लोअर को तो सभी कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फॉस्फोरस इतना, हाइड्रोजन जो है इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। एक तो ये चीज तुम्हें क्लियर हुई। और दूसरी चीज, एक बात सोचो, हाइड्रोजन जो है अगर PH5 बना रहे हो तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, तो ये +5 हुआ तो ये -5 हुआ ना। तो टेक्निकली मैं ये बोलना चाह रही हूं कि फॉस्फोरस पे +5 तो फ्लोरीन क्लोरीन के प्रेजेंस पे आ सकता है, बट अगर आप उसके साथ हाइड्रोजन लगा दोगे तो फॉस्फोरस पे -5 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो किसी भी एलिमेंट को अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वो उसको रिड्यूस कर देगा, ना कि उसे ऑक्सीडाइज। और मुझे तो उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी है, तो वो हाइड्रोजन के प्रेजेंस पे नहीं बन सकती, इंस्टेड लोएस्ट पे आ जाएगी। अब लोएस्ट में क्या है, ये -5 हो गया, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना फॉस्फोरस के लिए बहुत डिफिकल्ट काम है। ऑलरेडी P3 है, समझ रहे हैं? P3 मतलब स्टेबल है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता इतनी आसानी से, 3 फिर भी कर सकता है। PH3 जो है एग्जिस्ट करता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, NP6 नहीं हो जाएगा, तो 5 कैसे गेन करेगा? समझ रहे बात को? तो आप किसी भी तरीके से ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि PH5 नहीं बनेगा। एक
सिंपल सा रीजन देंगे, किसी भी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के प्रेजेंस में एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन या क्लोरीन। अगर आप किसी भी एलिमेंट के साथ हायर कोऑर्डिनेशन नंबर विद हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो किसी भी एलिमेंट को लोएस्ट से भी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकता है, और इतना लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फास्फोरस की -3 ही हो सकती है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 कैसे होगी? 3 ही तो इलेक्ट्रॉन गेन करके Np6 बन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेगा? पॉसिबल है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना? पॉसिबल ही नहीं है, तो pH5 नहीं बनेगा। ठीक, अच्छा अब ये समझ आ गया। अब PbR5 बनता है, PI5 भी बनता है, पर ये अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, बनते हैं जरूर बट ये काफी अनस्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों? अगेन सेम रीजन, क्योंकि बन रहे हैं, बात समझ रहे, क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि फास्फोरस के +5 को बहुत अच्छे से रख सके। समझ रहे बात को? तो PF5, PCl5, PBr5 और PI5, इन सब में अगर आप कॉमन देखोगे बन ये सारे रहे हैं, लेकिन इन सब की जो स्टेबिलिटी है दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ये सारी की स्टेबिलिटी आपस में क्या करती जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। क्यों डिक्रीज करेगी? आपने देख भी लिया ना, वैसे भी PCl5 अनस्टेबल होता, टूट जाता है PCl3 में, बट PF5 तो नहीं टूटता है ना। सबका एक ही मात्र रीजन है कि फास्फोरस पे इन सब में +5 है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट कर सकता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के प्रेजेंस में। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव उतने नहीं है, ठीक, इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि फास्फोरस के +5 को स्टेबल कर सके बहुत अच्छी तरीके से। सो देयर स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन एज यू मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? बात क्लियर हुई? कोई डाउट? प्लीज नोट। तो नाइट्रोजन के कंपाउंड NH3, NF3, NCl3 सब बन रहा है, ना ही NH5 बन रहा है, ना NCl5 बन रहा है, ना ही NF5 बन रहा है। ऐसा क्यों होगा कि नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का कोई कंपाउंड नहीं बनता? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। नाइट्रोजन, डू इट हैज एनी d ऑर्बिटल? नो। तो कैसे बनेगा? तो जब ऐसा सवाल नाइट्रोजन के लिए आए तो तुझे ये नहीं बोलना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के प्रेजेंस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के प्रेजेंस में बनती तो NF5 बनना चाहिए था ना। यहाँ कॉन्सेप्ट वो नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि नाइट्रोजन का कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का कंपाउंड नहीं होगा। ऐसा इसलिए बिकॉज नाइट्रोजन हैज no d orbitals. There are no d orbitals which are present in nitrogen. Therefore, nitrogen cannot expand its covalency. Expand its covalency beyond 4. ये 4 बॉन्ड के आगे कोई भी मतलब बॉन्ड नहीं बना सकती। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है? सिर्फ 4। तो अब बात आती है ये एक वर्ड कोवैलेंसी की। व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंसी? Covalency means number of covalent bond atom can form. Maximum number of covalent bond atom can form. Covalency हमेशा बराबर होती है total number of orbitals. Total number of orbitals in valence shell. किसी की भी एटम में वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं वही उसकी कोवैलेंसी होती है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट लेते हो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, उसके वैलेंस शेल में, मैं देखिए डी की तो आएगा ही नहीं ना सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड मतलब या तो S ब्लॉक या तो P ब्लॉक। S की मैं बात अभी फिलहाल नहीं कर रही क्योंकि वो तो जनरली मेटल्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सेकेंड पीरियड P ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो सेकेंड पीरियड P ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं आपके पास? स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इन सब के जो वैलेंस शेल आप देखोगे वो NSNP है ना, मतलब 2s2p बेसिकली, नॉट NSNP बोल के 2s2p बोल देती हूँ। तो 2s में कितना ऑर्बिटल? 1। 2p में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल? 3। तो टोटल ऑर्बिटल इस पास कितने हैं? 4। तो मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा? 4। तो चाहे आप ऑक्सीजन की बात क्यों ना करें, चाहे आप फ्लोरीन की बात क्यों ना करें, चाहे आप बोरॉन की बात क्यों ना करें, हर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाएगा। 4 ही बॉन्ड बनाने का मतलब नहीं है कि हम नेसेसरली 4 ही बनाना है, 4 मैक्सिमम बनाएगा। उसमें से उससे कम या वो उतने बराबर, उससे ज्यादा मतलब नहीं है बनाने के। मेरी बात समझ रहे? तो ऑक्सीजन भी मैक्सिमम 4 ही बना सकता है, नाइट्रोजन भी 4 बना सकता है। अब 4 बनाने का मतलब नहीं है कि 4 बॉन्ड ही बनाए,
4 बनाने का मतलब ये है कि अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 ही लोन पेयर रखे, मतलब मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन उसकी sp3 तक हो सकती है। डिड यू गेट माय पॉइंट? 2 बॉन्ड भी बना सकता है, sp बना ले, 2 लोन पेयर रख ले, 3 बॉन्ड बना ले, 1 लोन पेयर रख ले, ये चारों बॉन्ड बना ले, दैट्स ओके, बट मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन कैन ओनली बी sp3, उसके ऊपर नहीं हो सकती। तो ये वही केस है कि ये नहीं बन रहे, क्योंकि अगर ऐसा बनाना चाहोगे तो हाइब्रिडाइजेशन को sp3 से ऊपर जाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। एम आई क्लियर? नाउ अगर मैं कोई भी एलिमेंट थर्ड पीरियड का लेती हूँ, थर्ड पीरियड का एलिमेंट लेती हूँ, तो उसके पास वैलेंस शेल होगा 3s का, 3p का, साथ में 3d भी तो प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो 3s 3p 3d में 3s का 1 ऑर्बिटल है, 3p के 3 ऑर्बिटल है, 3d के 5 ऑर्बिटल होते हैं वैसे देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। d को हाइब्रिडाइजेशन में आप पार्टिसिपेट करवा सकते हो क्योंकि d प्रेजेंट है ना। अब कराना है या नहीं कराना वो क्वेश्चन की नीड है। जैसे pH3 है या PCl3 है, sp3 है ना, PCl5 है, sp3d है, तो कुछ sp3d2 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं। बट ये है कि मैं ये एटलीस्ट बोल सकती हूँ कि वो 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। जैसे अभी आपने देखा PCl6 माइनस, दैट वाज ऑक्टाहेड्रल, अगर आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आएगा sp3d2, आ सकता है d2 क्योंकि d प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं कि फॉस्फोरस के कंपाउंड से 5 ही बनाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये है कि 4 से ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है। क्यों 4 से ज्यादा बनाने का मतलब ये है कि s और p के अलावा d ऑर्बिटल को भी आप हाइब्रिडाइज करा सकते हो क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एम आई क्लियर टिल नाउ? सो आई कैन से ऑल द थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, but second period element cannot expand its covalency beyond 4. So that's what we have written here. Am I clear till now? इसको नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए आगे देखिए, अब इधर आते हैं। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स लाइक ClF3। इस मॉलिक्यूल का मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरीके के मॉलिक्यूल्स आए तो आप सबसे पहले सेंट्रल एटम चूज करेंगे। Who will be your central atom? Of course क्लोरीन, because it is of largest size। तो आप Cn निकालिए क्लोरीन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं? 3। तो 7 प्लस 3 10 का हाफ 5। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5, मतलब इट हैज टू बी अ ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। तो Cl यहाँ लगा दिया, 5 बॉन्ड ऐसे बना दिए। बट इफ यू सी कि मेरे पास बॉन्ड बनाने के लिए तो 3 ही फ्लोरीन है, इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ 3 बॉन्ड पेयर and 2 lone pair, and I have already mentioned according to the Benz rule, lone pair will try to occupy the equatorial positions। तो अगर एक लोन पेयर यहाँ लगा दीजिए, एक लोन पेयर यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे तीनों जगह क्या लगा दीजिए? फ्लोरीन। तो इस केस में मेरे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या रहेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट शेप क्या रहेगा? टी शेप। दिखा टी शेप? So now the geometry and shape would be different. Why? Because the lone pair is present. Am I clear? Similarly, let's say मेरे पास है SF4, तो Cn निकालिए, हाफ ऑफ 6 प्लस 4 10, 10 का 2 क्या हुआ? 5, मतलब अगेन इट हैज टू बी sp3d। सो हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगा sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट इफ यू सी हियर आई विल हैव 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 वुड बी द लोन पेयर। तो एक लोन पेयर मैंने यहां लगा दिया और 4 बॉन्ड पेयर्स लगा दिए। Am I clear? Now इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है आपको? सीसॉ। सो नाउ दिस इज सीसॉ। ये क्या हो जाएगी? इसकी शेप। और इसका ज्योमेट्री तो वही रहेगा जो हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब कभी भी आपके पास लोन पेयर आएगा तो आप हमेशा उसे कहाँ फिक्स करना चाहोगे? इक्वेटोरियल पोजीशन। नाउ लेट्स से मेरे पास लोन पेयर है ही नहीं, मैं स्ट्रक्चर बनाना चाह रही हूं PF3Cl2 का। तो दिस इज जस्ट लाइक PCl5 और PF5, बस इसमें फर्क क्या हो गया कि अगर आप PF5 से कंपेयर करोगे तो 2 फ्लोरीन को Cl से रिप्लेस कर दिया, और PCl5 से कंपेयर करोगे तो 3 क्लोरीन को 3 फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। यही तो फर्क है। मतलब लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो 5 ही आना है, लोन पे कोई होना नहीं है। ज्योमेट्री और शेप दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के। बस एक ही चैलेंज मेरे पास आएगा कि मैं फ्लोरीन कहाँ लगाऊं और क्लोरीन कहाँ लगाऊंगी।
Again, I have to decide on the basis of Benz rule, which says electronegative will try to occupy the position where there is more p or d character, that means the axial position. तो फ्लोरीन को पहले आप एक्सियल पे रखिए. अब कोई ऑप्शन नहीं है तो फ्लोरीन को, एक वाले फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पे भी रख सकते हैं और बाकी दोनों क्लोरीन कहाँ रहेंगे, इक्वेटोरियल. ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसमें क्लोरीन एक्सियल पर है. क्लोरीन हमेशा किस पे रहेगा, इक्वेटोरियल. बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं. अगर मैं बोलूं XeO2F2 का स्ट्रक्चर बनाइए तो इसका CN निकालेंगे बेटा. CN इज इक्वल टू हाफ ऑफ 8 प्लस 2 10 5. द ट्राइगोनल बायपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन वही हुआ, sp3d ज्योमेट्री हुआ वही, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री. ठीक ना. इस केस पे 2 फ्लोरीन और 2 ऑक्सीजन, मतलब 4 हो गया बॉन्ड पेयर. एक क्या रहेगा, लोन पेयर. वे विल यू ट्राई टू पुट द लोन पेयर, इक्वेटोरियल पे. तो लेट्स से लोन पेयर आपने यहां प्लेस कर दिया. ठीक, तो 4 बॉन्ड पेयर को कहां प्लेस करेंगे, यहां पर. बट इसमें फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको कहां प्लेस करना चाहेंगे, एक्सियल पे. ठीक, ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्डेड होता है इसलिए डबल बॉन्ड वो लगाएंगे. समझ रहे हैं. तो ज्योमेट्री वही है पर शेप क्या होगी, सीसॉ. एम आई क्लियर, एनी डाउट. लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ I3 नेगेटिव. I3 नेगेटिव कैसे ड्रॉ किया जाएगा. देखिए जब ऐसा कोई कंपाउंड हो I3 नेगेटिव टाइप, इसका मतलब एक आयोडीन जो है वो सेंट्रल एटम रहेगा, जो बाकी 2 आयोडीन है वो क्या रहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट. तो एक आयोडीन सेंट्रल एटम है तो CN क्या होगा, हाफ ऑफ सेंट्रल एटम का आयोडीन है तो 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के, प्लस 2 जो है वो तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो 2 मोनोवैलेंट हो गए और 1 नेगेटिव चार्ज हो गया. तो ये आ गया 10/2 5 ही, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रहा है और ज्योमेट्री क्या आ रहा है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल. बट इस केस में अगर एक आयोडीन आपने बीच में बिठा दिया, बच्चे 2 आयोडीन, तो 2 लोन पे 2 बॉन्ड पेयर है और 3 क्या है, लोन पेयर. 3 लोन पेयर बना सकते हैं हम यहाँ पे. तीनों ही लोन पेयर किस पे लगाया मैंने, इक्वेटोरियल पे. और एक आई यहाँ लगाया, एक आई यहाँ लगाया, होल पे लगा दिया 3 नेगेटिव का चार्ज. तो इसका ज्योमेट्री TBP है बट इसका शेप क्या है, लीनियर. तो आप ये समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ऐसे ही केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें या तो 0 लोन पेयर हो या 1 लोन पेयर या 2 लोन पेयर, मैक्सिमम 3 लोन पेयर. चौथा लोन पेयर आप बना ही नहीं सकते क्योंकि 3 ही इक्वेटोरियल है, चौथा लोन पेयर को एक्सियल पे लगा नहीं सकते. समझ रहे. तो यही सारे केसेस एग्जिस्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम आपके पास TBP में कितने लोन पेयर आ सके, सिर्फ 3. एम आई क्लियर टिल नाउ, प्लीज नोट.